हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमें अपने शरीर के तंत्रों का अध्ययन करना था। यानी मानव शरीर के अंदर कौन कौन से तंत्र होते हैं और वो तंत्र किस तरीके से शरीर के अंदर कार्य करते हैं। हमने बारी बारी से अध्ययन किया। सबसे पहले हमने आहार नाल का अध्ययन किया और हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, आहार नाल किस तरीके से हमारे भोजन को पचाती है, फिर उस भोजन के अवशोषण से क्या होता है। उसके बाद हमने देखा सेकंड नंबर पे श्वसन तंत्र, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्राणवायु जो गैस है वो हमें श्वसन तंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यानी प्रत्येक कोशिका को श्वसन तंत्र के माध्यम से ही O2 उपलब्ध होती है। आज यहाँ मैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ आपके सामने। विद्यार्थियों, उसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक की बात करूंगा। हमारे शरीर के ऊपर ही हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एकमात्र ऐसा कौन सा साधन है जिसकी सहायता से आप किसी भी मेडिसिन को, यानी किसी भी दवा को, किसी भी पदार्थ को या किसी भी चीज को, या आप ये मान लो विटामिन है, भोजन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सारी चीजों को आपकी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आज के इस वीडियो का होने वाला है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आप अपने शरीर को कहीं से भी कट कर लीजिए। शरीर पे आप कहीं से भी अपने आपको थोड़ा सा कट मार के देखिए, आपके उस भाग से क्या निकलना है? खून निकलना है। यहाँ मैं दो चीजें आपको बता दूं, बाल और नाखून। अगर आप इनको कट करोगे तो इनसे न तो दर्द होता है, न ही किसी ब्लड निकलने की आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो इनको काटने या इनके कट करने पर आपको न तो रक्त मिलेगा, ना ही आप इनको काटने पर दर्द महसूस करेंगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपके शरीर में एकमात्र रक्त ऐसा साधन है जो प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक कोई पदार्थ के रूप में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो या एनी अदर कोई भी मिनरल हो, वो सारे के सारे आपकी प्रत्येक कोशिका तक केवल और केवल रक्त के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो आज हम इसी रक्त के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इस रक्त को हमारे पूरे शरीर के अंदर पंपित करता है। तो विद्यार्थियों, चलो आज की शुरुआत करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र से। सबसे पहले तो इसकी बेसिक की मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, नाम से पता चल रहा है परिसंचरण किसका होना है। परिसंचरण का मतलब है कि बहाव, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि परिसंचरण के रूप में, यानी रक्त कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी क्रियाएं हम इसके अंदर देखेंगे। परिसंचरण हो किसका रहा है? रक्त का हो रहा है। और रक्त के बारे में हमें पता है कि यही वो एकमात्र ऐसा साधन है या एकमात्र ऐसी युक्ति है जो हमारे शरीर तक या शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किसी भी पदार्थ को पहुंचा सकता है। अगर बेसिकली अगर अपन देखें तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा अपने घरेलू अगर चर्चा करूं, तो आप कभी भी ड्रिप लगवाने जाते हैं या आप ये मान लो कि आपको इंजेक्शन लगवाना है, तो डॉक्टर्स हमेशा ब्लड वेसल, या मैं ये कहूँ कि रक्त की जो नलिका होती है, उस रक्त नलिका के अंदर ही इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं या इंजेक्शन रक्त नलिका में लगाए जाते हैं। इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो भी आपको दवा या मेडिसिन बाहर से दी जा रही है, वो जल्दी से जल्दी रक्त के माध्यम से प्रभावित कोशिका तक पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी आपको क्या मिल सके? रिलीफ मिल सके। तो ये भी एक लॉजिक मान सकते हैं अपन, या माना भी जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रक्त नलिका में ही वो जो इंजेक्शन है वो क्यों लगाए जाते हैं, ड्रिप वगैरह रक्त नलिका में ही क्यों चढ़ाई जाती है।
ये इसका सम रीजन है, बेसिक सी चीजें हैं। विद्यार्थियों, शुरू करता हूं मैं आज का अपना टॉपिक, रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले तो मैं इस रक्त के बारे में चर्चा करूंगा। बेसिक चीजें हम पहले देख लेते हैं। रक्त की अगर अपन बात करें तो रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती। फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट। यहां अगर मैं इनके फुल फॉर्म की बात करूं तो आरबीसी को कहा जाता है लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रुधिर कणिका, और प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, रक्त की अगर मैं रक्त के अंदर उपस्थित कणिकाओं की बात करूं तो 3 प्रकार की रक्त के अंदर कणिकाएं होती हैं। इन 3 प्रकार की कणिकाओं के ऊपर भी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अभी आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। सबसे पहले हम इन कणिकाओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। अब चलो आपके सामने यही क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आपके दिमाग के अंदर सीधा सा आंसर आएगा कि सर रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। विद्यार्थियों, अगर आपको वहां आरबीसी वाला ऑप्शन ना मिले तो आप उसका जवाब क्या देते हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा से मैं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप ऊपर से देखें या बेसिकली अगर उसका अपन उसकी स्टडी अगर अपन करते हैं तो उसका आंसर हम कुछ और देते हैं, और जब डीप स्टडी अपन करते हैं तो उसका आंसर हम कुछ और देते हैं। यहाँ पर देखो, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, HB के कारण। HB का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और एक आंसर यहाँ दिया जाता है किसके कारण, आरबीसी के कारण। आप स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अप हो चुके हैं, 10th क्लास स्टैंडर्ड आ चुका है आपका, तो आपको यहाँ पर रक्त का रंग लाल क्यों होता है इसमें आपको थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा याद रखना है कि आप उसका जवाब देंगे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होगा, लाल होगा। याद आपको यह भी रखना है कि आरबीसी के कारण भी रक्त का रंग लाल होता है। सेकेंड थिंग मैं इसकी बात करता हूं कि रक्त की पीएच वैल्यू कितनी मानी जाती है। यहाँ पीएच वैल्यू कितनी है रक्त की, तो ये लगभग मानी जाती है 7.2 से 7.4 के बीच, या 7.6 भी ले सकते हैं अपन, 7.2 से 7.6 के बीच। फिक्स नहीं है एक्चुअल, अगर अपन बेसिकली औसत अगर देखें तो इन दोनों के बीच का मान सकते हैं 7.4। तो अगर 7.4 है इसका मतलब रक्त कैसा हुआ, अम्लीय हुआ, क्षारीय हुआ, हल्का अम्लीय हुआ, हल्का क्षारीय हुआ। तो यहाँ इस पीएच को औसत अगर मैं 7.4 मानता हूं तो ये क्या हो गया अपना, हल्का क्षारीय। क्या हो जाएगा, हल्का क्षारीय हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रक्त के रंग की बात हो गई, रक्त के पीएच की बात हो गई। अब इस रक्त के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है, या हमारे शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है वो किस तरीके से होगा, देखो और थोड़ी सी चीजें यहाँ समझते हैं। रक्त
परिसंचरण मनुष्य में किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों मेरा किस प्रकार का होने से मतलब ये है कि रक्त का परिसंचरण दो तरीके का हो सकता है, या तो रक्त परिसंचरण खुले प्रकार का होगा या फिर रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होगा। हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर जो रक्त का परिसंचरण है वो बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन शॉर्ट रूप में पूछ लिया जाता है कि रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है मनुष्य के अंदर, तो बंद प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रक्त परिसंचरण कैसा होता है, कैसा होता है, इसका मतलब मेरा यहाँ ये है कि रक्त परिसंचरण इकहरे प्रकार का है या दोहरे प्रकार का है। इकहरे और दोहरे से मतलब मेरा यहाँ ये है कि रक्त जो है वो उस अंग के अंदर जहां से रक्त पंपित होता है उस अंग के अंदर एक बार आता है या दो बार आता है। तो यहाँ पर अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा हूं मैं, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो होता है दोहरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये भी आपको क्लियर रखना है, बंद प्रकार का होता है और बंद प्रकार के साथ साथ दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है ये मैं आपको आगे डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले अपन बेसिक सी ये चीजें जो है जो आपके सामने आने वाली है मैं उनको डिनोट कर रहा हूं। मनुष्य में, मनुष्य की बात कर ले ऑब्वियसली अपन, मनुष्य में रक्त परिसंचरण अंग कौन सा है? रक्त परिसंचरण अंग की अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर अपना हृदय आता है। रक्त परिसंचरण अंग कौन सा होता है? हृदय। यानी हमारे शरीर के अंदर हृदय एकमात्र ऐसा अंग है जिससे होकर रक्त पंपित होता है और उसी के अंदर आकर एकत्रित भी होता है। अब आ भी रहा है जा भी रहा है, तो यहाँ मैं कुछ ऐसे नाम लिखने जा रहा हूं जो आपको जब अपन हृदय की संरचना और उसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे उस समय आपको वो नाम सामने सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले धमनी। धमनी की अगर बात की जाए तो धमनी है क्या? देखो ये धमनी और बाकी शिरा ये सारी नलिकाएं हैं। अगर धमनी की बात की जाए तो दूसरी शिरा, तीसरी अगर बात की जाए फुफ्फुसीय धमनी और चौथी बात करें फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। ये चार वर्ड आपको मोस्टली याद रखने हैं। क्यों रखने हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो विद्यार्थियों, शरीर के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा कि पाचन के दौरान जो CO2 बनती है, या ये माने कि पाचन के दौरान जो कोशिकाओं के पास CO2 रहती है, वो CO2 रक्त के माध्यम से घुलकर वापस कहाँ चली जाती है? बाहर निकलने के लिए फेफड़ों से या फिर अन्य फेफड़ों से कुपिकाओं में, फेफड़ों की कुपिकाओं में, कुपिकाओं से श्वसनिकाओं से होती हुई नाक द्वारा बाहर हो जाती है। और बाहर से जो वायु ग्रहण की गई थी यानी O2 जो ग्रहण की गई थी वो O2 रक्त में घुलकर ही आती है और रक्त में घुलकर प्रत्येक कोशिका को मिल जाती है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार रक्त में O2 घुल रही है और एक बार रक्त में CO2 घुल रही है। तो जब रक्त में O2 या CO2 घुलती है तो क्या उस रक्त की स्थिति में परिवर्तन आता है? क्या वो रक्त शुद्ध या अशुद्ध प्रकार का होता है? तो यहाँ इन धमनियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ।
सबसे पहले अगर धमनी की बात करें तो धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होता है। शिरा की अगर मैं बात करूं तो शिरा के अंदर कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। फुफ्फुसीय धमनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुद्ध रक्त होगा। और फुफ्फुसीय शिरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी के अंदर क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त। यहाँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शुद्ध और अशुद्ध ये चीज क्या है। ये हमारे सामने एक नए से वर्ड आ गए कि हमारे शरीर के अंदर भी कोई शुद्ध अशुद्ध होता है, या रक्त के अंदर भी ऐसी कोई चीज होती है क्या कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। अगर बेसिकली अपन शुद्ध अशुद्ध की बात करें तो हम सीधा सा ये कहते हैं कि किसी विलयन के अंदर अगर एक ही तरीके के पदार्थ या एक ही प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं तो वो शुद्ध है, और अगर उसमें कई अलग अलग प्रकार के पदार्थ अगर मिले हुए हैं तो वो क्या है? अशुद्ध है। यहाँ लेकिन रक्त में ऐसा क्या भूल गया कि हमने रक्त को भी शुद्ध और अशुद्ध कर दिया या शुद्ध और अशुद्ध नाम दे दिया। तो यहाँ आपको सीधा सा विद्यार्थियों ध्यान रखना है, शुद्ध रक्त से मेरा यहाँ मतलब है कि उस रक्त के अंदर O2 घुली हुई होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ O2 युक्त रक्त क्या कहलाएगा? आपका शुद्ध रक्त कहलाएगा। इसका विपरीत अगर मैं बात करूं अशुद्ध रुधिर की तो CO2 युक्त रक्त, ये क्या कहलाना है आपका? ये कहलाना है आपका अशुद्ध रक्त। अब आप यहाँ समझ गए होंगे, जहां भी शुद्ध रक्त लिखा गया है इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर ये चीज आनी चाहिए कि उस शुद्ध रक्त का मतलब क्या है। उस शुद्ध रक्त का मतलब सीधा सा ये है कि उस रक्त के अंदर कौन सी गैस मिली हुई है? O2 मिली हुई, यानी ऑक्सीजन मिली हुई है। अगर ऑक्सीजन रक्त के अंदर है तो वो रक्त कैसा है? शुद्ध है। और अगर CO2 रक्त के अंदर है तो वो रक्त कैसा है? अशुद्ध है। इसके अलावा फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, मैंने शुरुआत में जो नाम लिखे थे उनको सिर्फ अकेला मैंने सिंगल लिखा था, धमनी और शिरा। लेकिन यहाँ इन्हीं दोनों नामों के पहले मैंने क्या शब्द लगा दिए? फुफ्फुसीय शब्द लगा दिए। और ये फुफ्फुसीय शब्द मैंने फेफड़ों के लगाए हैं। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़े होते हैं। और ऑक्सीजन आनी कहाँ से? अपने पास फेफड़ों से आनी है। तो ये जो धमनी और शिराएं हैं, ये धमनी और शिराएं नलिकाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर फैली हुई हैं। ये रक्त लाने और ले जाने का काम करती है। अब सीधी सी बात है, धमनी की अगर बात करें तो उसमें तो शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त है, इसका मतलब है धमनी शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाने का काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। और शुद्ध रक्त धमनी के अंदर है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन घुली हुई है तो वो प्रत्येक कोशिका को क्या दे देगी? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देगी। यहाँ दूसरी अगर मैं बात करूं शिरा की तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, इसका मतलब CO2 युक्त रुधिर है। तो वो अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? पहले हृदय के अंदर आता है, और हृदय से फिर वो शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास जा रहा है, इसका मतलब फेफड़े से निकलने वाली जो नलिकाएं हैं, अब वो नलिकाएं कहाँ से निकल रही हैं? फेफड़े से निकल रही हैं। इसलिए उन नलिकाओं के लिए मैंने कौन सा शब्द जोड़ दिया? इनके पहले फुफ्फुसीय शब्द जोड़ दिया। अब यहाँ फुफ्फुसीय शिरा को अगर आप समझो तो फुफ्फुसीय शिरा का मतलब ये है कि ये क्या करेगी? फेफड़े से शुद्ध रुधिर को निकाल कर लाएगी और किस में डालेगी? हृदय में डालेगी। और फिर हृदय से वो रक्त कहाँ आएगा? पंपित होकर प्रत्येक कोशिका तक आएगा। तो विद्यार्थियों, ये कुछ वर्ड ऐसे थे जो बेसिकली आपके सामने आने वाले हैं। आपको इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस भी रखना है। ये तो मैंने बेसिक आपको ऐसी चीजें बताई जो आपके सामने आने वाली हैं। ये 4 वर्ड आपको मोस्टली ध्यान रखने हैं। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करता हूँ रक्त की। यहाँ एक चीज और बता दूं, जो रक्त की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो रक्त है, ये रक्त तरल संयोजी उत्तक है।
कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रख दिए। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि रक्त में ये जो 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, इनका क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी की अगर मैं चर्चा करूं तो इस आरबीसी में पहली बात तो रक्त का रंग कैसा? लाल। सेकंड बात करते हैं अपन इसके जीवन काल की। जीवन काल होता है इसका 120 दिन का। थर्ड में यहां चर्चा करता हूं, ये जो आरबीसी है निर्मित कहाँ होती? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण की अगर बात आए तो निर्माण कहाँ होगा इसका? रेड बोन मैरो में। यहाँ इसका पूरा हिंदी नेम होता है लाल अस्थि मज्जा। यहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में या रेड बोन मैरो में। अब विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का है, क्या मनुष्य का जीवन काल भी 120 दिन का ही है? क्या मनुष्य 120 दिन के बाद में मर जाता है? बेसिक सी कॉमन सी चीज, कॉमन सा जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 120 दिन के बाद में अगर आरबीसी नष्ट हो जाती है, वो 120 दिन तक ही जीवित रहती है, तो फिर उस 120 दिन के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करवाता है? या O2 और CO2 किस प्रकार से आदान प्रदान होती हैं, किसके माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपको मैंने नीचे ये भी बताया कि निर्माण कहाँ हो रहा है उसका? लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है। यानी 120 दिन के बाद जितनी मात्रा के अंदर आरबीसीज नष्ट हो जाती है, यानी जिनका जीवन काल पूरा हो जाता है वो तो नष्ट होना ही है, उतनी ही मात्रा में या उनके कंपैरिजन में वापस क्या बन जाती है? आरबीसी का निर्माण भी हो जाता है। इसका मतलब वो कभी कम ज्यादा नहीं हो पाती। तो रक्त का जो परिसंचरण है उसमें आरबीसी का जो रोल है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के लगभग माना गया है। निर्माण की अगर बात करूं तो रेड बोन मैरो में होता है। 120 दिन के बाद जो आरबीसी मर गई थी, तो मरने के बाद इंसान को कहाँ ले जाया जाता है? शमशान घाट में या मरण घाट में या कब्रिस्तान में। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ये आपको विद्यार्थियों याद रखना है, प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को। ध्यान रहे, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। कई बार इंग्लिश टर्म भी आ जाती है, तो साथ साथ में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, डिनोट रखनी है। ये तो आरबीसी का रोल हुआ कि आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल, जीवन काल 120 दिन, निर्माण हो रहा है लाल अस्थि मज्जा में, और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको माना गया है? प्लीहा को माना गया है। यानी 120 दिन के बाद जो आरबीसी नष्ट हो जाती हैं वो इस स्प्लीन में जाकर एकत्रित होती है। स्प्लीन आरबीसी का क्या है? कब्रिस्तान है। इसके बाद विद्यार्थियों में बात करता हूँ डब्ल्यूबीसी की। तो अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे पहले नाम के बारे में तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? व्हाइट ब्लड कार्पल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। सेकंड, अपन इसके जीवन काल की अगर बात करें, जीवन काल तो 5 या 10 दिन से अधिक इसका जीवन काल माना जाता है। दूसरी, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है, या मैं ये कहूं कि प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कौन करती? डब्ल्यूबीसी
प्रतिरक्षा का मतलब है इम्यूनिटी। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डब्ल्यूबीसी के ऊपर। अब इन डब्ल्यूबीसीओ में अलग अलग प्रकार की कणिकाएं होती हैं, ग्रेनुलोसाइट होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं। खैर वो डीप की बातें हैं, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ये डब्ल्यूबीसी जो है उसका जीवन काल 5 या 10 दिन से अधिक माना जाता है। और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में काम क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यहाँ पर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन निकल के सामने आ गया कि मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है, तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा का काम कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी। अगर आप बेसिकली देखें तो नॉर्मल जो सर्दी जुकाम हमारे हो जाती है अक्सर, और उसके लिए हम कोई बाहर से मेडिसिन भी नहीं लेते, दवाइयां भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम कुछ घरेलू उपाय करते हैं, जैसे गर्मा गर्म कढ़ी धनिया वनिया डाल के, लहसुन वगैरह डाल के अगर अपन पी लें तो उससे हमारी उस जुकाम के अंदर एकदम रिलीफ आ जाता है। या बेसिकली हम देखें कि जैसे नॉर्मल हमारे जुकाम हो गई, हमने कुछ लिया भी नहीं, कड़क सी चाय पी अदरक वाली और हमारे रिलीफ मिल गया। तो विद्यार्थियों वो रिलीफ आपको किस प्रकार मिला, वो रिलीफ आपके शरीर में उपस्थित जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी के कारण आपको वो रिलीफ मिला है। क्योंकि आपकी डब्ल्यूबीसी क्या है, एक्टिव है, और वो उस रोग कारक से लड़ने की कैपेसिटी या क्षमता जो है वो रखती है। जब तक आपके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रॉपर काम करेंगी या प्रॉपर तरीके से वो वर्क करेंगी, तो आप ये मान के चलें कि आपके शरीर की इम्यूनिटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है, और वही एंटीबॉडी हमें स्वस्थ भी रखती है और सामान्य जो रोग है उनको होने से बचाती भी है। तो विद्यार्थी ये बात हुई अपनी डब्ल्यूबीसी की। इसके बाद अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो ये आपको विद्यार्थियों याद रखना है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये हमारे रक्त के पार्ट हैं, 3 कणिकाएं हैं, 3, और तीनों का अलग अलग तरीके का काम है। जैसे प्लेटलेट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, बिंबाणु, इन बिंबाणुओं के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, यानी रेशे होते हैं। और वो रेशे क्या होते हैं, जहां भी आपके शरीर में चोट या घाव हो जाती है उस चोट या घाव के ऊपर आड़े तिरछे व्यवस्थित हो जाते हैं। आड़े तिरछे से मेरा मतलब है कि वो फाइबर इस तरीके से क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो ब्लड या जहां आपके शरीर के ऊपर घाव हुआ है वो रक्त अंदर से बहकर इस जाल के अंदर फंसेगा, और बाहर से वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा तो वो वहीं उस जाल के अंदर जमने लग जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर ब्लैक कलर का क्लोट बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, जिसको अपन अपनी भाषा में खरूंट कह सकते हैं। क्योंकि राजस्थानी भाषा की तो बात ही अलग है, मारवाड़ी है, तो उसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, खरूंट कहते हैं। तो ये जो फाइबर्स थे जो आड़े तिरछे व्यवस्थित हुए थे उनके बीच रक्त आया, और बाहर से वायु का संपर्क जैसे ही हुआ उस रक्त के साथ तो वो रक्त वहीं पे क्लोट होने लग गया, जमने लग गया। इस प्रकार हमारे शरीर में चोट वाले स्थान पे क्या बन जाते हैं, खरोट बन जाते हैं। तो ये विद्यार्थियों थी रक्त की 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ विद्यार्थियों मैंने अभी तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि रक्त के ऊपर बनने वाले कुछ जो फ्यूशंस हैं किस तरीके से बन सकते हैं, और ये बेसिक चीजें हमें रक्त परिसंचरण या हृदय को समझने से पहले हमारे दिमाग में भी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप फिर भी कहीं आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।